सॉइल एज अ रिसोर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। आज का एजेंडा होने वाला है इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे सॉइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल प्रोफाइलिंग क्या होती है और फैक्टर कौन कौन से हैं जो सॉइल प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं या सॉइल फॉर्मेशन को भी इफेक्ट करते हैं। हमारे भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और आजकल हम लोग को देखने को मिलता है कि सॉइल डिग्रेडेशन यानी सॉइल का की गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो उसको किस प्रकार से सॉइल कंजर्वेशन किया जाए, उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि सॉइल क्या होती है। सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी हमारी अर्थ क्रस्ट की यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह की सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो कि मिक्सचर होता है किसका, वेदर रॉक का, ऑर्गेनिक मैटर का जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, और उसके बाद वाटर का और एयर का। ये सब मिला के हमारी मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें टाइम और वेदर कंडीशन का भी अहम रोल होता है। मुख्य तौर पर मिट्टी हमारे प्लांट को ग्रोथ देने में सहायक होती है और ये इसीलिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल में हम लोग खेती करते हैं। सॉइल हमारे जिस प्रकार की सॉइल होगी हमारे प्लांट को उगाने में मदद पहुंचाती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद पहुंचाती है। सॉइल जो होती है वो क्या होता है, हैबिटेट यानी घर होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी छोटे सूक्ष्म जीव या कीड़े मकोड़े आदि जो होते हैं पनपते हैं, ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं और ये भी मिट्टी में रहते हैं, इसलिए मिट्टी उनको शेल्टर यानी घर प्रोवाइड करती है। उसके बाद रेगुलर फ्लो होने से मिट्टी अगर चैनल प्रोवाइड कर देती है पानी को बहने के लिए, तो उससे क्या होता है कि हमारी बाढ़ नहीं आती है, हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं किसको, फ्लड्स को। और मिट्टी हमारा फाउंडेशन होती है बिल्डिंग्स बनाने में, रोड बनाने में, इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमारा भारत ये विश्व ही क्या है कि रोज़ प्रगति करता है। प्रगति करने के लिए रोज़ नए बिल्डिंग्स नए रोड्स की ज़रूरत होती है। अगर इसीलिए अगर रोड बनाना है, हमें बिल्डिंग बनाना है, तो हम लोग को फाउंडेशन बनानी पड़ती है, इसलिए मिट्टी वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आगे हम बात कर लें सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब एक छोटे से भाग को हम लोग जब हॉरिजॉन्टली यानी खड़ा खड़ा काट लें तो उसमें जो लेयरिंग निकल के आती है उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने में हमें ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर और आर लेयर मिलती है। ओ लेयर का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। अब ऑर्गेनिक लेयर में क्या होगा, ह्यूमस होगा यानी खाद वगैरह, पेड़ के पत्तों से बने अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो पड़ी रहती हैं ऊपर सतहों में, सड़ गल जाने के बाद जो ह्यूमस बनता है, जो खाद बनती है वो होता है, उसके वो ऊपरी सतह में होता है। उसके नीचे वाली सतह जब आती है तो उसको टॉप मोस्ट सॉइल कहते हैं। ये क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से प्रभाव से वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। बी लेयर की अगर हम बात करें तो बी लेयर सब सॉइल होती है और इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, पोटास हो गया, इस तरह की हमें सब्सटेंस मिलते हैं, इस जो कि मिट्टी के कैरेक्टर को, मिट्टी के स्वभाव को, उनके उनके रंगत को डिफाइन करते हैं। उसके बाद सी लेयर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर वेदर पेरेंट रॉक मिलती है, जिससे मिट्टी बनी होती है, वो कैरेक्टर हमको नीचे दिखाई देता है। अब वो दिखाई देगा तो वो पैरेंट रॉक है लेकिन वेदर्ड हो चुकी है, यानी उसका अपक्षय हो चुका है। इस वजह से वो टूटी फूटी कंडीशन में होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मिट्टी के स्वभाव को, मिट्टी के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। लास्ट में आता है आर रॉक, जो बेड रॉक होती है। बेड रॉक यानी सबसे लास्ट की सतह होती है जिस पर सारी हमारी सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, बनी होती है, स्ट्रक्चर खड़ा होता है। बेड रॉक सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेस बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर हमको इफेक्ट करते हैं सॉइल बनाने में। सॉइल को बनने में हमारी सबसे अहम भूमिका हमारी पैरेंट रॉक निभाती है। अगर पैरेंट रॉक अग्नेय है या अग्नेय चट्टानों से बनी है तो कहीं न कहीं मिट्टी थोड़ी भुरभुरी टाइप की, थोड़ी थोड़ी उसमें कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी बनेगी और उसके पतले रॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर जलोढ़ मिट्टी है, पैरेंट रॉक क्या है, कायांतरित चट्टानों से बने हैं, तो उसमें क्या होगा, उनके उनके छोटे-छोटे पार्ट जो होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं और वो बलुई मिट्टी की तरह कार्य करते हैं। तो पैरेंट्स रॉक क्या करती है, मिट्टी के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। मिट्टी पतली होगी, मोटी होगी, एकदम फाइन पतली होगी, क्लेई होगी इन नेचर, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, ये हमारी पैरेंट रॉक डिसाइड करती है। उसके बाद क्लाइमेट आता है। क्लाइमेट भी मिट्टी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारा टेम्परेचर, देन रेनफॉल। मान लीजिए राजस्थान की मिट्टी है, वहाँ हम जाएँगे तो सबसे पहले देखेंगे वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर हाई है और वहाँ रेनफॉल कम होती है। यानी कि वहाँ की मिट्टी हल्की सी शुष्क होगी, यानी सूखी होगी मिट्टी, क्योंकि रेनफॉल नहीं है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें पानी की भी कमी पाई जाएगी। वहीं अगर नॉर्थ इंडिया में आके देखेंगे तो वहाँ पर हमारी नदियों का अच्छा खासा फ्लो है, हमारी गंगा नदी बेसिन है, उससे क्या होगा, वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है और टेम्परेचर भी लगभग नॉर्मल रहता है। तो वहाँ की मिट्टी राजस्थान की मिट्टी से डिफरेंट होगी। वहीं अगर हम तीसरा केस ले लें अगर तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में क्या होता है कि लौटते मानसून से बारिश होती है, तो जाते हुए आते हुए मानसून से बारिश नहीं होती, लौटते हुए मानसून से जब बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी हल्का सा शुष्क पाई जाएगी और टेम्परेचर क्या होता है कि वो इक्वेटर के पास आता है हमारा तमिलनाडु, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो वहाँ की मिट्टी अलग कैरेक्टर को डिफाइन करेगी। यानी क्लाइमेट हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट डाला है मिट्टी के कैरेक्टर के ऊपर। अब थर्ड फैक्टर आता है रिलीफ, कि स्लोप एंड एटीट्यूड कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पे मिट्टी है, ऊंचाई का फर्क पड़ेगा, ढलान पे मिट्टी है कि नहीं उसका फर्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है जिससे मिट्टी में कण जो है छोटे पतले महीन मोटे बारीक, ये सारी चीज़ें रिलीफ की वजह से उस मिट्टी के अंदर आते हैं। उसके बाद चौथा फैक्टर आता है टाइम। सॉइल फॉर्म्स वेरी स्लोली, क्योंकि सॉइल बनने में काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे लेयर बाई लेयर बनती है, तो इसमें टाइम का फैक्टर होता है। अगर टाइम जितना दिया जाएगा उतनी हमारी सॉइल मेच्योर और फर्टाइल होगी, अच्छी से फाइन एकदम बनेगी, पतली बारीक बनेगी। लेकिन अगर हम टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी सॉइल बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी,
हमारी सॉइल हमको मोटी मिलेगी, अनमेच्योर्ड मिलेगी, अनफर्टाइल मिलेगी, जिससे हमको बंजर देखने को मिल सकता है। लास्ट में हमारी मिट्टी को डिफाइन करता है वहाँ का बायोटा। बायोटा में आते हैं हमारे प्लांट, एनिमल और माइक्रो छोटे-छोटे जीव-जंतु। ये सब वहाँ पे रह के उस मिट्टी के कैरेक्टर को डिफाइन करने में, उस मिट्टी को बनने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पाँचों फैक्टर जो हैं पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, टाइम एंड बायोटा, ये मिलके हमारी मिट्टी के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। उनको मिट्टी के उपजाऊपन को, फर्टिलिटी को, उनके बंजरपन को, उनको कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे इन सभी फैक्टर से डायरेक्टली इम्पैक्ट करवाते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। अब हमारे भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर हम मोस्टली रूप में देखें तो वर्ल्ड में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्लाइमेट की वजह से अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हम मेनली भारत में अगर देखें तो अगर और एनसीईआरटी की माने तो हमारे भारत में 6 प्रकार की सॉइल मिलती है। एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड या डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट या मानसून माउंटेन सॉइल, ये 6 प्रकार की सॉइल हमको मिलती हैं। अब क्या हुआ, पहले प्रकार की सॉइल हम देखते हैं, एलुवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? ऐसी ये मिट्टी का फॉर्मेशन हमारी नदियों द्वारा होता है। तो जिस भारत के जिस क्षेत्र में नदियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर हमको एलुवियल सॉइल मिलेगी। कहाँ पर है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन पर, यानी हमारे उत्तर भारत के मैदानों में यहाँ पर मिल जाएगा। और क्योंकि ये नदियाँ लाके कई सालों, हज़ारों सालों से गंगा नदी के मैदान हमारे बने हैं। क्या होगा, अब ये हज़ारों सालों से बने हैं तो, और नदियों द्वारा ऊपर से रिच फर्टाइलाइज़ चीज़ें लाई जा रही हैं, तो यहाँ लैंड जो होगा काफ़ी उपजाऊ होगा, है ना? इसमें पोटास की मात्रा बहुत अधिक मिलेगी, लाइम की मात्रा अधिक मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे सॉइल को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। अब इसमें जब ये सब चीज़ें मिल गई तो अब नॉर्दर्न प्लेन में किस-किस की खेती होती है? हमारी चावल की खेती होगी अच्छे से, गेहूँ की खेती होगी, गन्ने की खेती होगी, मेज़ की खेती होगी और पल्सेज़ यानी दालों की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, क्योंकि ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, इनमें पानी की मात्रा अधिक लगती है और जलोढ़ मिट्टी में पानी की मात्रा प्रचुर होती है, तो आराम से ये क्रॉप उगाई जाती हैं। दूसरी मिट्टी की अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल है, जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर सॉइल का फॉर्मेशन अगर हम जानें तो ये कहीं न कहीं ज्वालामुखी के प्रभाव से जो मिट्टी बनती है, उससे बनते हैं। कलर में ब्लैक होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसका मुख्य रूप से रीजन है दक्कन प्लेटू, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन में ये पाई जाती है। मोस्टली कहीं-कहीं छुट-पुट इधर-उधर भी मिल जाती है। इसका कैरेक्टर क्या होता है? मॉइस्चर रिटेंशन होता है इसमें, यानी ये मॉइस्चर को होल्ड करती है मिट्टी, और रिच इन क्ले यानी चिपचिपी होती है ये मिट्टी, क्योंकि पानी रुक जाता है, पानी जो मिट्टी सोख नहीं पाती है, पानी होल्ड कर लेती है, तो ये चिपचिपी हो जाती है। इसलिए ये कॉटन को उगाने में, सोयाबीन उगाने में और ग्राउंडनट्स और व्हीट उगाने में काफ़ी मदद करती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्राउंडनट्स यानी कि हमारी मूँगफली जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा गुजरात प्रोडक्शन करता है, सोयाबीन हमारा मध्य प्रदेश प्रोडक्शन करता है। तो ये कहीं न कहीं मिट्टी की प्रभाव की वजह से उस राज्य की में फसल का उत्पादन भी डिफाइन होता है। तीसरा हम आ जाते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका कलर रेड होता है और इसमें पुअर इन ह्यूमस, ह्यूमस यानी कि जो हमारे खाद वगैरह हैं इसकी मात्रा कम होती है इसमें। अब ये मुख्य रूप से हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में, देन ये ऑल्सो कहाँ मिलता है, हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि अब इसमें ह्यूमस की मात्रा कम है, तो इसमें हल्के से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जैसे मिलेट्स हो गए, दालें हो गई, ग्राउंडनट्स इसमें भी उगा सकते हैं और कॉटन भी उगाई जाती है, इस तरह की मिट्टी उगाई जाती है। देन उसके बाद आता है हमारा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी हमारी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में मिलती है, साथ ही साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलती है। ये लिंच्ड, एसिडिक एंड लो फर्टिलिटी वाली रॉक सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लिंचिंग हो चुकी है, यानी कि इसकी उर्वरक शक्ति, इसकी फर्टिलिटी कम हो चुकी है। तो अब इसकी फर्टिलिटी कम हो चुकी है तो इसमें बहते हुए पानी की आवश्यकता होती है, या ढाल ढाल में जो पानी आता है उस वहाँ पर क्रॉप की जा सकती है। तो जैसे चाय की खेती हो गई, कॉफ़ी की खेती हो गई, रबर की और कैश्यू की यानी काजू की खेती भी की जा सकती है। लास्ट में सेकंड लास्ट आता है हमारा एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल ज़ाहिर सी बात है हमारा राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के क्षेत्रों में मिलेगा, जहाँ यहाँ अरावली के वेस्टर्न साइड में ये सैंडी इन नेचर होता है, और क्योंकि ये एरिड है तो इसमें मॉइस्चर की कमी आ जाती है। तो इसमें मोटे अनाज उगाए जाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर कम है, पानी की कमी है, तो ऐसे अनाज जो कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे सकें उनको उगाया जाता है। जैसे हमारा बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। अगर हम ग्वार को उगाएंगे तो उसमें इरिगेशन यानी सिंचाई की आवश्यकता लगती है। लास्ट में हमारा आ जाता है फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल। ये जहाँ पर माउंटेन मिलेंगे वहाँ पर ये सॉइल मिलेगी, जाहिर सी बात है ये हमारे हिमालयन क्षेत्र में मिलती है। ये पतली मिट्टी होती है, एसिडिक इन नेचर होता है, और क्योंकि ये फुटहिल्स के आसपास मिलती है हिमालय के, तो यहाँ पर ह्यूमस की काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा मिलती है। इसमें भी स्पाइसेस, फ्रूट्स वगैरह उगाए जा सकते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि हिमाचल में सेब उगाए जाते हैं, कश्मीर में सेब उगाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस उगाए जाएंगे, कश्मीर में हमारे केसर की खेती की जाएगी। तो ये क्योंकि उसकी वहाँ की मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस अधिक होता है। तो 6 प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में मिलती हैं। जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। अगला है सॉइल कंजर्वेशन मेथड। अब क्योंकि इतना उपयोग है हमारी ज़िंदगी में मिट्टी को लेकर, अलग अलग प्रकार की मिट्टी हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजर्वेशन भी तो आवश्यक है। अगर हम बचाएंगे नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग कहीं पर अगर मिट्टी को होल्ड करके रखना है तो वहाँ एफॉरेस्टेशन करते हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को लगाना, यानी प्लांटिंग ट्रीज। अगर हम प्लांट को लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे, तो क्या होगा, प्लांट की जड़ें यानी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो हमारी मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं और उन्हें वेदरिंग से, इरोजन से बचा के रखती हैं। बारिश जब होती है तो उनकी जड़ें मिट्टी को बहने नहीं देती, वहाँ वो उसको बचा के रखती हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको जंगल लगाने चाहिए, हमको एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। कंट्रोल प्लगिंग करना चाहिए। प्लगिंग मतलब जुताई। अगर हम जुताई को अच्छे तरीके से करेंगे, यानी कि एक मानक तरीके से करेंगे, तो मिट्टी ज़्यादा गहरे तक खुदाई नहीं होगी, तो ऊपरी सतह पे हो भी गई, खेती भी हो गई, पर्पस भी फिल हो गया और हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम नहीं हुई। कंट्रोल प्लगिंग करेंगे, उसके बाद ट्रेसिंग करेंगे।
थ्रेसिंग क्या होता है? स्टेप फार्मिंग ऑन स्लोप। अगर पहाड़ों के आसपास जो है स्टेप फार्मिंग की जाए, यानी कि सीढ़ीदार या सीढ़ी-नुमा खेत बनाकर उनमें अगर हम लोग खेती करते हैं तो क्या होता है कि अगर बारिश का पानी गिरा तो डायरेक्ट वो सारी मिट्टी बहा के नहीं ले जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप आता है, तो कहीं न कहीं इरोज़न का प्रभाव कम पड़ता है, वेदरिंग कम होती है और काफ़ी दिन तक हम लोग स्टेबलाइज़्ड सॉइल अपनी सॉइल को बचा सकते हैं, उसको कैरेक्टर को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक फार्मिंग करके अपना पर्पज़ फ़िल कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब एक पट्टी-नुमा अल्टरनेट क्रॉपिंग की जाए, एक पट्टी में दूसरी क्रॉप उगाई जाए, दूसरी पट्टी में दूसरी क्रॉप उगाई जाए, अल्टरनेट क्रॉपिंग है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो सके और हम मिट्टी के को क्या कर सकें, सॉइल को क्या कर सकें, कंज़र्व कर सकें। उसके बाद शेल्टर बेल्ट, रॉ इन ट्री, रॉ ऑफ ट्री। अगर हम ट्री को क्या करेंगे, बचाएँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास खेत है, उसके बाद हल्का से ढलान है उनमें और हर बार बारिश होती है और हर बार हमारे उसका उपजाऊपन जितना है उतना बह जाता है, तो हमारी मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे बंजर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो साइड होता है, हमारे फार्म्स के जो साइड होते हैं उनमें हम पेड़ों को लगा देंगे, तो क्या होगा, पेड़ हमारी फार्म की जो है आसपास के क्षेत्र को पकड़ के होल्ड करके रखेगा। तो जब बारिश हुई, पानी बहने लगा तो वो वहीं रुक जाएगा, तो ऊपर की जो उपजाऊ लेयर जो बह जाती थी बार बार वो रुकने लगी। तो शेल्टर बेल्ट बना देंगे, एक बेल्ट की तरह काम किया ना, कि वो जो पेड़ हमने लगाए थे साइड साइड में फार्म के, उन्होंने मिट्टी के ऊपरी सतह की चीज़ों को रोकना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, सॉइल कंजर्वेशन को प्रोत्साहन मिला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है या फिर आप लोग को कोई नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जरूर से जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।